हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बजे हैं और इस वक्त तो मैं टहल रहा हूँ। वैसे सुबह के 4:30 बजे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाना बच्चा है। एक्चुअली आज मैं 9th क्लास का कुछ बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। 9th क्लास में जो वास्तविक संख्या का पाठ है, पहला पाठ, आज पहले मैं वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले संख्या कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे होते हैं वो सब के बारे में आपको जानना होगा। इस इससे रिलेटेड जो मैथ हैं वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मैथ हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो आपको पहले जान लेना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अगर आप गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? अगर आप गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, सबको पता है। तो जो भी गणना हम 1 से करते हैं, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऊपर 100, 1000, 2000, लाख, करोड़, जितना भी 1 से गिनती शुरू की जाती है उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगर गिनती आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आती है अखंड संख्या। अब अखंड संख्या क्या है? अगर आप गिनती 1 से स्टार्ट ना करें, हालांकि गिनती 1 से ही होती है, लेकिन उस प्राकृतिक संख्या में जो गिनती आपने 1 से शुरू किया है उसमें अगर आप 0 ऐड कर दो, यानी कि आपकी गिनती अगर 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, तब वो बढ़ती हैं, तो वो सबको मिलाकर वो अखंड संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने से, यानी कि 0 ऐड करने से या शामिल करने से वो अखंड संख्या कहलाती है। ठीक है, अखंड संख्या के बाद एक चीज़ आपको पता होगी कि नहीं, बता देता हूँ। 0 से ज़्यादा जो भी संख्या होती है वो धनात्मक संख्या कहलाती है, और 0 से कम हमेशा संख्याओं को माइनस में लिखा जाता है, -1, -2, और ये सारी संख्याएँ ऋणात्मक संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो जो भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं उन्हें ही एक साथ मिलाकर पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं उन्हें एक साथ मिलाकर ही पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये पूर्ण संख्या, अखंड संख्या जानना क्यों ज़रूरी है? ये परिमेय संख्या के लिए जानना ज़रूरी होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है वो मैं कॉपी में समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, परिमेय संख्या जो है ये हमने लिखा हुआ है, वे पूर्ण संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है और Q का मान कभी भी शून्य ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने इसके पहले जो पूर्ण संख्या बताया मैंने, 0 से कम और 0 से ज़्यादा, साथ में 0 भी मिलाकर पूर्ण संख्या होती है, यानी कि वो सारे संख्या, ठीक है, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है और Q का मान कभी भी शून्य ना हो, यानी कि जो नीचे वाला हो वो हमें भी कभी भी शून्य नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए मैंने पहले पूर्ण संख्या को अच्छी तरह समझाया। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा है प्रकट किया जा सकता है, यानी कि संख्या कोई भी हो लेकिन उसे P/Q के रूप में लाया जा सके, वही परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो उदाहरण में देखिए यहाँ 2/3 है, -4/3 है। ठीक है, तो ये 2/3 P/Q के रूप में है, ये भी -4/3 P/Q के रूप में है। अब देखिए शून्य को भी हम P/Q के रूप में प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि शून्य के नीचे अगर हमें पता है हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 है तो ये P/Q के रूप में प्रकट हो गया है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। क्योंकि अभी मैंने कहा जो पूर्ण संख्या होती है वही ना, तो 0 भी तो पूर्ण संख्या है, समझे? तो यहाँ 6 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, और -3 भी पूर्ण संख्या है। मैंने कहा ये 0 से ज़्यादा और 0 से कम सभी पूर्ण संख्या होती है, और इन्हें हम 6/1, 7/1, -3/1 ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्याएं ही परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ देखिए 1/2, ये जो 1/2 है, 1/2 कभी भी ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। हालांकि इस बात पे ध्यान दीजिए, सभी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2, अब सवाल है कि ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है। 1/2 हमेशा आधा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1/2 किसी का भी आधा को प्रदर्शित, मतलब आधा दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये आधा संख्या है, ये पूर्ण नहीं है। ठीक है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने नोट लिखा हुआ है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि सभी परिमेय संख्या, मैंने यहाँ परिमेय लिखा नहीं है, सभी परिमेय संख्या, यहाँ संख्या होगी। ठीक है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ पे संख्या, ध्यान दीजिएगा, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है, आप चाहे इन्हें अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सभी पूर्ण संख्या परिमेय होती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए 0 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 भी एक तरह से वो पूरी तरह से पूर्ण है, क्योंकि ये अपने आप में पूरा है, जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। 0, ये शून्य, ध्यान दीजिएगा, शून्य ही एकमात्र ऐसा संख्या है जिन्हें ना हम धनात्मक में लिख सकते हैं ना ही ऋणात्मक में। इसे प्लस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका भी बेसिक पॉइंट हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ जो मैंने अभी बताया सभी पूर्ण संख्याएं ही परिमेय संख्याएं हैं, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या, जिन सभी संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिन सभी सभी संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। P व Q पूर्ण संख्या तथा Q, जिसमें यहाँ लिखना चाहिए, जिसमें P व Q पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तथा Q शून्य के असमान हो, यानी कि ये जो Q होता है वो शून्य के असमान, यानी शून्य ही नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ जो भी यहाँ अंदर संख्या है उसे बाद में बताते हैं। तो जो Q के असमान हो उससे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। और यहाँ उदाहरण दिया हुआ है √2, √3, √5, इन्हें P/Q के रूप में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, अब आप सोचेंगे √2, इन्हें तो हम P/Q के रूप में डाल सकते हैं अगर इसके नीचे 1 डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये देखिए √2/1, 1 तो डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए दोनों संख्याओं में अंतर क्या है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इसके नीचे जब 1 लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं, तब भी इससे P/Q के रूप में क्यों नहीं माना जाता। मैं भी इस बात को नहीं जानता, लेकिन शायद इसलिए मैं नहीं माना जाता होगा क्योंकि ये तो रूट में आता है, लेकिन ये नीचे वाला रूट में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए शायद इसे अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। ठीक है, √3, √2, √3, √5। ठीक है, और इसी तरह के परिमेय संख्या को ये दशमलव में भी बदला जा सकता है। ये बदला कैसे जा सकता है वो हम बाद में समझाएंगे। तो पहले हमारा जितना भी संख्याओं के भागों के बारे में और उसके परिभाषा के बारे में समझाना था वो हम समझा चुके हैं। अब थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अब हमें ये सीखना होगा कि जितने भी संख्याओं के बारे में बताया हमने, उनके जोड़, घटाव, गुना, भागा करने से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, ये आपका प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, साथ ही साथ ये पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये प्राकृतिक संख्या के रूप में है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। ये 2 और 2 4 हुआ,
यहाँ 3 होता, ये 2 होता तो भी 6 होता, तो जितना भी होता वो प्लस में ही होता, ठीक है, यानी कि जो संख्या आती वो धनात्मक होता। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या ही होती है, हमेशा। वो कोई भी अखंड संख्या और साथ ही साथ वो अखंड संख्या भी होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव प्राकृतिक संख्या ही होती है, साथ ही साथ वो अखंड संख्या भी होती है और वो पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है। और हाँ, उसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी संख्या निकलेगी पूर्ण संख्या वो परिमेय संख्या ही होती है, और जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या ही होती है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ मैंने 3 और 1 दिया है, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, या कह सकते हैं ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। इन्हें घटाने पर 2 आता है, लेकिन देखिए यहाँ घटाने पर 0 आता है। ये 2 तो पूर्ण संख्या है, या फिर कह सकते हैं ये 2 तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक अखंड संख्या होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का वियोगफल सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। वो वियोगफल कभी कभार, जैसे कि ये 2 होती है प्राकृतिक संख्या वियोगफल यानी घटाने पर, लेकिन हमेशा नहीं होती है। इसलिए आपका मेन पॉइंट ये है, प्राकृतिक संख्याओं का वियोगफल सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। अब गुना करने पर 2 दूना 4, 3 एकम 3, ये दोनों प्राकृतिक हैं, 2 और 2, ये भी प्राकृतिक है, 3 और 1, 3 एकम 3, 2 दूना 4, ठीक है। तो इनका गुना देखिए ये प्राकृतिक संख्या ही निकल रही है, 4 और 3, ठीक है। साथ ही साथ ये अखंड संख्या भी है, तो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक ही होती है, या कह सकते हैं कि अखंड संख्याओं का गुणनफल अखंड ही होती है, या ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अखंड और प्राकृतिक दोनों होती हैं, ठीक है। भाग देखिए, भाग करने पर क्या होता है, जो भी यहाँ बटा होता है वो भाग ही होता है। 2 को 2 से भाग किया 1 आया, लेकिन 3 को 2 से भाग किया वो 1.5 आया, ठीक है। यानी कि 1 तो पूरा है, यहाँ वो 1.5 आधा है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का भागफल सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का भागफल सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या के लिए जरूरी है कि वो संख्या पूर्ण हो, ठीक है। तो आगे, सभी प्राकृतिक संख्या अखंड संख्या होती है, यह हमने पहले बताया है, ध्यान दीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या अखंड संख्या होती है, परंतु शून्य के प्राकृतिक ना होने के कारण सभी अखंड संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। मैंने यहाँ ये कहा है कि प्राकृतिक संख्या अखंड संख्या है, लेकिन सभी अखंड संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ 0 के कारण, सिर्फ शून्य के कारण ही सभी प्राकृतिक संख्या अखंड नहीं होती, सभी अखंड संख्या प्राकृतिक नहीं होती हैं, ठीक है। आगे, सभी अखंड संख्याओं का योगफल और गुणनफल अखंड संख्या ही होती है। अखंड संख्या हम बता चुके हैं, देखिए 2 और 1 अखंड है, इनका योगफल 3 है, और 2 + 0 ये भी अखंड है, ये भी अखंड है, तो ये भी 2 है। 2 × 1 3 0 0 0, तो ये भी अखंड है, ये भी अखंड है, ये भी अखंड है, ये भी अखंड है। यानी कि सभी अखंड संख्याओं का योगफल और गुणनफल अखंड संख्या ही होती है। अब आगे देखिए, सभी अखंड संख्याओं का वियोगफल और भागफल सदैव अखंड संख्या नहीं होती है। देखिए यहाँ 22 है और ये 24 है, हालांकि 24 से घटाव नहीं होता है, लेकिन अगर घटाव करें भी तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। आंसर आता है माइनस में, यानी कि ऋणात्मक में। और मैंने कहा था जो भी ऋणात्मक में हो वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन वो अखंड संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अखंड संख्या तो 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से कम नहीं होता है। तो ये 0 से 2 है, यानी कि सभी अखंड संख्याओं का वियोगफल सदैव अखंड संख्या नहीं होती है। और साथ ही साथ भाग, देखिए 3/4 है, ऊपर 3 है, नीचे 4 है, इन दोनों का भाग होगा नहीं होगा, ये दोनों अखंड संख्या ही है ना, क्योंकि ये भाग नहीं होगा तो ये पूरी तरह से अखंड संख्या नहीं है, ठीक है। अब आगे,
सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल, वियोगफल और गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जो भी पूर्ण संख्या मैंने बताया था, 0 से कम और 0 से ज़्यादा और साथ 0 मिलाकर भी, ठीक है, क्योंकि उन्हें जितना भी गुना करो, जोड़ करो, गुना भाग करो, कुछ ना कुछ नंबर निकलता ही है ना। और वो सारे नंबर या सारी संख्या वो हमेशा पूर्ण में ही होती है। देखिए 2 + 3 5, -2 -3 जोड़ा -5, -3 और 1, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी इसके साथ माइनस ही होगा, तो ये -3 और -1, ये -3 से -1 घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, और 2 और 3, ये -3, इन्हें गुना करेंगे -6 होगा। 2 गुना 0 0, इन्हें भी गुना करेंगे 0 होगा। तो ये देखिए 0 -5 -2 -5, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या, यानी कि जो भी करो, कुछ भी करो पूर्ण संख्याओं को, वो हमेशा पूर्ण संख्या ही निकलता है। ठीक है, तो यानी कि पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओ यहाँ पे मैंने भागफल नहीं है ना, हाँ, तो वही चीज़ है, यानी कि पूर्ण संख्याओं का योगफल, वियोगफल और गुणनफल, ठीक है, केवल 3 चीज़ें, वो सदैव पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए 2/3 और 5/3, इसका तो भाग जाएगा नहीं, तो ये एक तरह से परिमेय संख्या है। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है और ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, नीचे ऊपर पूर्ण है, लेकिन किसी तरह से इनमें कुछ ना कुछ आधा जरूर होगा। ठीक है, इसीलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इतना समझाना काफ़ी है। अगर आप इसे भाग करेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ आधा भाग निकलेगा जो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो आगे परिमेय संख्याओं का योगफल और वियोगफल, गुणनफल और भागफल सभी परिमेय संख्या ही होती हैं। परिमेय संख्या जो हम बता चुके हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का चाहे आप योगफल करें, वियोगफल करें, गुणनफल या भागफल या भाग करें, ये सभी परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, योगफल यानी जोड़, ये तो बताएं, वियोगफल यानी घटाओ। तो देखिए 2/3 और 4/3, इनको अगर जोड़ेंगे तो 6/3 निकलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये कट भी जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि ये बराबर 2 होगा। तो किसी तरह से 2 निकला, जो कुछ भी निकला ये परिमेय संख्या ही है, क्योंकि पूर्ण संख्या है मतलब परिमेय संख्या है। अगर घटाएंगे तो भी ये 2/3 निकलता है, 4/3 -2/3, इन्हें घटाएंगे तो 2/3, तो ये भी एक तरह से परिमेय संख्या है। और यहाँ 2/3 और 3 गुना करेंगे, 3 एकम 3, तो बचा केवल 2, तो ये 2 भी परिमेय संख्या है। अगर भाग करेंगे 2/3 4/3, ये देखिए जब भी भिन्नों का भाग होता है तो जिससे भाग होता है उन्हें गुना देकर उल्टा कर दिया जाता है। ये 4/3 है ना, तो ये 3/4 होगा, तो ये 3 3 कट जाएगा, ये 2 दूना 4, यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि 1/2 भी एक तरह से परिमेय संख्या है। तो इतना ही समझना काफ़ी है कि परिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल, गुणनफल, भागफल सभी परिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, इन्हें उतार लीजिएगा। अब भाई अपरिमेय संख्याओं का योगफल और वियोगफल। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है, और साथ ही साथ गुणनफल तथा भागफल भी सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। मतलब अपरिमेय होती है लेकिन सदैव नहीं होती है। ठीक है, यानी कि बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ 2 भाग कर दिया है, एक ही में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल, गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं होती है कहने से ही समझ जाएंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का भागफल, योगफल चाहे जो भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए उदाहरण √5 - √5, इनका जोड़ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर घटाव करें √7 - √7 बराबर 0 हो जाएगा। और भी कुछ उदाहरण करें तो हो सकता है इस तरह से मान ना निकले, लेकिन इसमें यही बताया रहे हैं कि हमेशा वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है।
√3 और √3 गुना करने से √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें पता है कि सेम नंबर हो और रूट के अंदर का तो गुना में होता है तो उन नंबर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी स्क्वायर के ऊपर रूट हो तो उसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, तो ये हट गया, यहाँ से स्क्वायर हटा और रूट भी हटा, ठीक है। ये 3, तो ये देखिए 3 है और 3 हमारा रूट में नहीं है। √2 और √2 अगर भाग किया जाए तो ये दोनों कटेगा, √2 एकम √2 एक बार में कटेगा, तो मैं इसे नहीं काट रहा हूँ, लेकिन एक बार में कटेगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। और ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, वियोगफल, गुणनफल और भागफल से क्या हो निकलता है वो हम समझ गए, लेकिन इसका एक और उदाहरण करके देखते हैं। जैसे कि √5 गुना √3, ठीक है। इन्हें गुना करेंगे तो ये दोनों रूट में है तो इनका गुना √15 हो जाएगा। 5 × 15 इनके अंदर का नंबर गुना होता है, ठीक है। तो ये √15 ये अपरिमेय में है, लेकिन ये हमेशा अपरिमेय तो नहीं होता है ना, तो बस यही चीज़ समझाना था, ठीक है। आगे जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर की संख्या, जो ये वर्गमूल होता है ना, ये वाला वर्गमूल चिन्ह, इसके अंदर की संख्या का यदि वर्गमूल बनता है, ठीक है, अगर वर्गमूल बनता है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे कि रूट के अंदर कोई भी संख्या जैसे कि 9 हो, इसका वर्गमूल निकल सकता है। यहाँ √9 है, √9 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 3 × 3 होगा, ये गुणनखंड 3 × 3 हो गया। तो ये 3 × 3 है, तो अगर दोनों नंबर सेम है तो इनका गुना में 3 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये तो हमें आता है 3 का स्क्वायर, जिसे नहीं आता है वो हम फिर कभी सिखाएंगे। अगर गुना में सेम नंबर हो तो उनका घातांक जो होता है, इसका 1 घातांक तो 2 होता है, उसी को यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो √3 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, यानी कि बराबर 3, ठीक है। तो √36 को भी उसी तरह से यहाँ पे ये केवल 6 निकला है, यानी कि √36 का वर्गमूल हो गया 6, √9 का वर्गमूल हो गया 3, ठीक है। इस हिसाब से ये देखिए 3 और 6 ये तो अपरिमेय नहीं है, इस हिसाब से √9 और √36 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए आखिरी वाला, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिलाकर एक साथ वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या का, ठीक है, तो ये है इसका असल फॉर्मूला, मतलब परिभाषा। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिलाकर, ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिलाकर एक साथ वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो हम शुरू से जो वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं उसका असल परिभाषा ये है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो, एक्चुअली हम इतना ही पढ़ाना चाहते थे। तो ये क्योंकि वास्तविक संख्या का बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें ध्यान देंगे तो इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर ये वास्तविक संख्या का मैथ पूरा हो जाए तो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, बनाकर दिखा देंगे, या हो सके तो इन्हीं में से आप खुद शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। पूरा वीडियो देखिए और शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है पे 1.1 का 9 क्लास का वास्तविक संख्या का 1.1 का उसका समाधान करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।